हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ CN चौधरी। एक बार फिर मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक है हाउ टू मैक्सिमाइज योर टैक्स सेविंग so that you can pay the lesser tax on your income। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जो असेसमेंट ईयर 2021 और 22 की ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 उसके लिए भी सैलरीड क्लास से उसके एम्प्लॉयर टैक्स सेविंग की डिक्लेरेशंस के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको दोनों तरीके से काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक तो अभी आप जो अपनी ITR फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 का, और जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर अभी आपका चल रहा है, जहाँ पे आपको अपने टैक्स सेविंग अपने एम्प्लॉयर के थ्रू उनको टैक्स सेविंग डिक्लेरेशन सबमिट करके और अपने टेक होम को आप बढ़ा सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ टू मैक्सिमाइज आवर टैक्स सेविंग, व्हाट आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स टिल नाउ अवेलेबल एंड व्हिच इज परमिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। So this is the win-win situations for all the salaried class people, no matter whether you work with the government or with the private sector, but everyone is paid salary and everyone wants to save the tax on their salary। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार हमें इनकम टैक्स के कई सारे जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में सही से पता ना होने के कारण हम उनकी बेनिफिट सही तरीके से अवेल नहीं कर पाते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो सारे क्या बेनिफिट्स हैं जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर पाए। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो तो ये जो आपकी सैलरी है ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, और हार्ड अर्न मनी से एक पैसा भी एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्ट होना ये काफ़ी पिंच करता है हर एक को, और ये सब के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या PSU सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के ये वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इसका जितना मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो आप उनको लो, क्योंकि लॉ परमिट करता है। सो दीज ऑल बेनिफिट्स आर विद इन द लीगल फ्रेमवर्क्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि अभी जो असेसमेंट ईयर 21 और 22 की जो फाइलिंग स्टार्ट हो गई है सैलरीड क्लास पर्सन के लिए, जिनको कि ITR 1 फाइल करनी है, और ITR 2 फाइल तभी करनी होगी जब आपकी इनकम 50 लाख और उससे ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी ITR 1 के अंदर कवर हो जाएंगे, और मेरा आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने का मेन इशू है कि आप ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और दूसरा पार्ट जो है वो मैं आज शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें जो भी डिडक्शंस और बेनिफिट्स अवेलेबल हैं
जिसके थ्रू आप टैक्स सेविंग करोगे, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि सबसे जो मेजर बेनिफिट हमें होता है टैक्स सेविंग का, वो है इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। तो आज के टाइम पे हर कोई ने अपना या तो घर ले रखा है या घर लेने की प्लानिंग कर रहा है। तो अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है और उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप किसी भी तरह का अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, तो इनकम टैक्स आपको सेक्शन 24 के अंदर उस पर 2 लाख की टैक्स बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके साथ हम ये भी बता देना चाहेंगे कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप में ले रखा है, अगर आपके स्पाउस भी उसमें एक ज्वाइंट ओनर है, तब आपकी ये लिमिट 2 लाख ईच हो जाएगी। इसका मतलब आप भी 2 लाख लेंगे और आपके स्पाउस भी 2 लाख लेंगे, मतलब इस तरह से आपको 4 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी अगर आपके सिंगल नेम से है तो आपका मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 2 लाख होगा। तो ये सबसे मेजर बेनिफिट है जिसको हर कोई आज के डेट में अवेल कर रहा है या अवेल करना चाहता है। अब जो दूसरा पार्ट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C एक तरह से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट और सर्टेन एक्सपेंडिचर को इनकर करने के ऊपर हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जो मैक्सिमम कैपिंग है वो आपका 1.5 लाख है। तो पहले हम आपको बता दें कि वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड का डिडक्शंस आपकी सैलरी से होता है। तो जो पीएफ आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है तो वो मैक्सिमम 1.5 लाख आप इस 80C सेक्शन के में कवर कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है कि आप अलग से भी पीपीएफ अकाउंट ऑपरेट करते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो नॉर्मली हमारे रिटायर्ड और पेंशनर यूज़ करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनका कोई पीएफ नहीं करता, तो उनकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो पीपीएफ अकाउंट के अंदर होती है। तीसरी बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो अगर उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल फी भी अगर आप पे करते हैं तो वहाँ भी मैक्सिमम 1.5 लाख आप बेनिफिट ले सकते हो। इसके बियॉन्ड आपको जैसे टैक्स सेविंग है, 5 इयर्स का फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में अवेलेबल है, वहाँ भी आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की एक ELSS स्कीम आती है, वहाँ भी आप कर सकते हो। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है। और जैसा कि अभी हमने पहले आपको बताया कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपका जो हाउसिंग इंटरेस्ट है वहाँ 2 लाख आपको बेनिफिट मिलता है। तो उस बैंक लोन पे आपको एक बेनिफिट और भी मिलता है, वो है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ये 80C के अंदर कवर होगा और इंटरेस्ट आपका 24B के अंदर कवर होगा। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख हाउसिंग रीपेमेंट आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखें कि जो भी आप हाउसिंग के ऊपर आप लोन लेते हो तो उसका जो EMI कंपोनेंट है, विच मेनली कंस्टिट्यूट्स फ्रॉम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो बोथ आर डिडक्टेबल एंड दैट इज अवेलेबल फॉर योर टैक्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आप एक विन विन सिचुएशन में है, कोई आपको लॉस नहीं होता। अब इसके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं। अब ओवर एंड अबव जो 1.5 लाख है वो बेनिफिट आपको 50,000 तक और मिल सकती है अगर आप NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और NPS के अंदर 2 तरह का अकाउंट होता है, Tier 1 और Tier 2।
तो ये जो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा वो टीयर 1 अकाउंट में ही इन्वेस्ट करने से मिलेगा। तो गलती से भी आप टीयर 2 में इन्वेस्ट ना करें। कई सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि मैंने एनपीएस में किया, लेकिन जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो ओनली टीयर 1 अवेलेबल है। अब गवर्नमेंट ने आपको अब जो दूसरी बेनिफिट देने जा रहा है वो है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D प्राइमरीली जो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि अगर आप अपने हेल्थ के इंश्योरेंस के लिए कोई प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो तो मैक्सिमम 25,000 आपको बेनिफिट मिलेगा अप टू 60 ईयर्स। और अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी ले रखा है तो 25,000 आपको एडिशनल मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 तक ले सकते हैं। प्लस अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो कहीं पे, आप अपनी फैमिली और अपने बच्चे किसी का भी, तो पर एनम आप 5,000 का ये भी एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा और इनका बेनिफिट बहुत ही कम लोग लेते हैं, ये सिर्फ जानकारी नहीं होने की वजह से। वो ये है कि नॉर्मली होता क्या है कि सीनियर सिटीजन के केस में इंश्योरेंस कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं या उनका प्रीमियम कवर नहीं है, लेकिन ओल्ड एजेज में उनकी बहुत सारी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होती है, तो आप मैक्सिमम 50,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम कर सकते हैं अगर हमने उनके लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है। तो ये बेनिफिट 50,000 का आपको अलग से मिल जाएगा, जिसका काफ़ी कम लोगों को पता होता है। आप कितने भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको शायद ही मिलेगा कि आप मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स पे भी आप 50,000 का बेनिफिट ले सकते हो। अब हम आगे चलें तो गवर्नमेंट ने एक हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट के लिए भी एक सेक्शन है 80DD, उसमें उनको 75,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। वो खुद के लिए ले सकते हैं, आपके डिपेंडेंट है आप उस पर भी ले सकते हैं। अब आगे फिर बढ़ते हैं नए सेक्शन की तरफ। वो सेक्शन आपका 80DDB है। अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है तो उसके ऊपर भी आपको जो एक्सपेंडिचर अलाउड है वो 1 लाख रुपया तक आपको एक्सपेंडिचर अलाउड है। उसमें आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। अब चले सेक्शन 80E की तरफ, जो हायर एजुकेशन के लिए जो भी आप बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो अपनी सेल्फ की स्टडी के लिए ले, अपने बच्चों के लिए ले, अपने स्पाउस के लिए ले, और वो एजुकेशन हायर एजुकेशन होना चाहिए एंड आफ्टर सेकेंडरी होना चाहिए, तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना पड़ता है, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिडक्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। जितना भी इंटरेस्ट आप पूरे साल में बैंक को देंगे उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हो। और ये बेनिफिट मिलेगा अप टू 8 ईयर्स, राइट। तो 80E का भी कवर हो गया। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, लास्ट फाइनेंस एक्ट में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक नया जो सेक्शंस है वो सेक्शंस उन्होंने ले आया, सेक्शन 80EEB। उस सेक्शन में उन्होंने कहा कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो और परचेज का जो टाइमिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2019 टिल 31 मार्च 2023,
तो ये पीरियड हमें अभी भी अवेलेबल है, या तो किसी ने ले रखा हो या कि कोई लेने की प्लानिंग कर रहा हो। तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की फाइनेंस के लिए अगर आप बैंक से जो भी लोन लेंगे और उस पर जो भी इंटरेस्ट पेबल बनता है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलेगा अप टू 1.5 लाख। तो ये एक नया आपको सेक्शंस अवेलेबल हैं इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में भी। अगर आप प्लान कर रहे हो अपने टैक्स को मिनिमाइज करने के लिए, तो ये भी डिक्लेरेशन आप अपने एम्प्लॉयर के शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका TDS का डिडक्शंस कम हो जाएगा एंड यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ द टेक होम सैलरी। अब इसके बाद जो डोनेशन का सेक्शन 80G है, तो डोनेशंस में दो तरह के डोनेशंस आपको अवेलेबल हैं। एक डोनेशंस जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डोनेशन है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देते हैं, या PM केयर फंड में आप करते हैं, या CM रिलीफ फंड में करते हैं, तो आपका 100% डिडक्शंस मिलता है। यानी जितना आप अमाउंट डोनेट करेंगे सारा अमाउंट आपको टैक्स से छूट मिल जाएगा। और दूसरा डोनेशन है कि हम किसी दूसरे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए कई तरह की जो ट्रस्ट को हम देते हैं, तो उसमें जितना भी आप डोनेट करेंगे उसका 50% अमाउंट आपका एलिजिबल होता है। लेकिन इसमें आपको देखना है कि जिस भी इंस्टीट्यूशंस को आप डोनेशन दें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो इंस्टीट्यूशंस 80G अप्रूव होना चाहिए और उनकी वैलिडिटी पीरियड शुड बी इन्फोर्स, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जितनी पेमेंट्स हैं इट शुड बी पेड बाय चेक और बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, नॉट इन कैश। आप कैश में करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। अब एक सेक्शन हमारे पास और है 80GG रेंट पेड का सेक्शन। ये सेक्शन उनके लिए है कि कई लोग प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनको कंसोलिडेट सैलरी मिलता है, लेकिन फिर भी वो किराए के घर पे रहता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस है जहां उनका सैलरी कंपोनेंट में कोई HRA इंक्लूड नहीं है, कंसोलिडेट सैलरी है, तो वो इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। उसके कैलकुलेशंस के अपने एक नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स में नॉर्मली ये देखा जाएगा कि आपका 5000 पर मंथ और 25% ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लेस, उतना अमाउंट आप डिडक्ट हो जाएगा आपकी सैलरी से। तो इस तरह से हम देखें तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जहाँ भी जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं और उसमें किस तरह से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, दैट वी ऑल डिस्कस्ड हेयर। और आगे का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो वीडियो हमारा होगा कि सैलरी कंपोनेंट को भी अगर हम सही तरीके से रिस्ट्रक्चर कर ले, इसका कहने का मतलब है कि जो आपको कंपनी से अलावेंसेज और परक्विजिट्स मिल रही है, तो उसके ऊपर भी आप एक टैक्स सेविंग कर सकते हो। दैट विल बी डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में भी इनको सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज हो वो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।